नमस्कार दोस्तों, प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की एक और जीके जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हम लेकर आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो क्लास हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं जीके जीएस के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो में आप लोग अंत तक बन जाइए। चलिए प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, बतानी है कि सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे हेलियोस्कोप। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे हेलियोस्कोप नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पादप विज्ञान यानी कि दोस्तों पैथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, बतानी है कि पादप विज्ञान यानी कि पैथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे पौधों का। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। दोस्तों, पादप विज्ञान यानी कि पैथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो दोस्तों पौधों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। देखिए दोस्तों, अब बताने कि माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे कवक का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है, यानी कि दोस्तों फंगस का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। आप लोग याद रखेंगे। चलिए बाकी विकल्पों पर भी दोस्तों एक नज़र हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन बी में है शैवाल। तो शैवाल से आप लोग याद रखेंगे इसका अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। आप लोग याद रखेंगे शैवालों का अध्ययन किया जाता है किसमें, फाइकोलॉजी में। उसके बाद है दोस्तों वनस्पति का। तो वनस्पति का आप लोग याद रखेंगे बॉटनी में अध्ययन किया जाता है। तीनों विकल्पों को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। और माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है, यानी कि फंगस का अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कवक का, यानी कि फंगस का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए की जाती है। दोस्तों, बतानी है कि कीमोथेरेपी जो है ये किस रोग के उपचार के लिए की जाती है। तो आप लोग याद रखेंगे कैंसर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। कीमोथेरेपी किस रोग के उपचार के लिए की जाती है कीमोथेरेपी, तो आप लोग याद रखेंगे कैंसर के उपचार के लिए। ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कैंटन टावर किस देश में स्थित है। दोस्तों, बतानी है कि जो प्रसिद्ध कैंटन टावर है किस देश में है, तो आप लोग याद रखेंगे चीन में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। प्रसिद्ध कैंटन टावर किस देश में है, तो आप लोग याद रखेंगे चीन में। ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बेसिक लेवल के प्रश्न है। बतानी है कि सामान्य आंख के लिए जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। तो आप लोग याद रखेंगे 25 सेंटीमीटर मिनिमम। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। सामान्य आंख के लिए जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए वो होनी चाहिए दोस्तों 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आप लोग याद रखेंगे 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। दोस्तों, बतानी है कि इनमें से किस व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री यानी कि दोस्तों फर्स्ट होम मिनिस्टर के रूप में कार्य किया। तो आप लोग याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे इन्हें आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि लौह पुरुष दोस्तों इनका उपनाम है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री रह चुके हैं। आप लोग याद रखेंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में दोस्तों इन्होंने कार्य किया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्यतः बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। दोस्तों, बताने है कि तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्यतः बोली जाने वाली कौन सी भाषा है। तो आप लोग याद रखेंगे तमिल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्यतः बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो आप लोग याद रखेंगे तमिल। आप लोग याद रखेंगे दोस्तों तमिलनाडु और श्रीलंका में भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन
कब किया गया था? दोस्तों बतानी है कि हमारे संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे 1951 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान में दोस्तों पहली बार 1951 ईस्वी में संशोधन किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो 1951 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मोटापा मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों बतानी है कि मोटापा मापने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे बीएमआई का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ दोस्तों, मोटापा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे बीएमआई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। आप लोग याद रखेंगे बीएमआई का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आप लोग याद रखेंगे बॉडी मास इंडेक्स। और इसका दोस्तों प्रयोग किया जाता है मोटापा को मापने के लिए। आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? दोस्तों बतानी है कि विद्युत आवेश का एसआई यूनिट क्या होता है? तो आप लोग याद रखेंगे कूलम्ब। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आप लोग याद रखेंगे कूलम्ब। ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो प्यारे दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे। आगे दोस्तों और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दोस्तों यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न को भी आप लोग क्या करेंगे? स्टार मार्क कर लेंगे। बतानी है कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 1913 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। रविंद्रनाथ टैगोर को दोस्तों सन 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आप सभी को दोस्तों बता दें कि इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना गीतांजलि के लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया था। आप लोग याद रखेंगे इनकी रचना गीतांजलि के लिए दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आप सभी को दोस्तों बता दें कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। यह भी आप लोग याद रखेंगे, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय थे। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना गीतांजलि के लिए दोस्तों इनको पुरस्कृत किया गया था 1913 ईस्वी में। यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? दोस्तों बतानी है कि पृथ्वी का जो जल चक्र है किसके द्वारा संचालित होता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सूर्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। पृथ्वी का जल चक्र यानी कि दोस्तों वाटर साइकिल किसके द्वारा संचालित होता है? तो दोस्तों सूर्य के द्वारा ही संचालित होता है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कुंचिकल जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल्स कहाँ स्थित है? दोस्तों बतानी है कि कुंचिकल जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे कर्नाटक में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। कुंचिकल जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी पुस्तक गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? दोस्तों बतानी है कि इनमें से कौन सी पुस्तक गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? तो आप लोग याद रखेंगे लीलावती। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। लीलावती जो पुस्तक है गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है। ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी ग्लेशियर में पड़ी दरार को क्या कहा जाता है? दोस्तों बतानी है कि ग्लेशियर में जो दरार पड़ जाती है उस दरार को क्या कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे क्रेवासे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। किसी भी ग्लेशियर में पड़ी दरार को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे क्रेवासे कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे ग्लेशियर में पड़ी दरार को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? दोस्तों बतानी है कि थाईलैंड देश की मुद्रा
कौन सी है? तो आप लोग याद रखेंगे बात। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। थाईलैंड देश की मुद्रा कौन सी है? तो आप लोग याद रखेंगे बात। ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? दोस्तों बताने है कि इनमें से कौन सा विटामिन जो है वो क्या है? जल में घुलनशील है। तो आप लोग याद रखेंगे विटामिन बी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। विटामिन जो बी है दोस्तों ये क्या है? जल में घुलनशील है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य का रक्तदाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों बतानी है कि मनुष्य का रक्तदाब यानी कि दोस्तों ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे स्फेग्मोमैनोमीटर का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। मनुष्य का रक्तदाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों स्फेग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महिलाओं में प्रायः कमी पाई जाती है। दोस्तों बताने है कि महिलाओं में प्रायः कमी किसकी पाई जाती है? तो आप लोग याद रखेंगे आयरन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। महिलाओं में दोस्तों जो प्रायः कमी पाई जाती है वो आयरन की कमी पाई जाती है, यानी कि दोस्तों लोहे की कमी पाई जाती है। और इसी के वजह से दोस्तों महिलाओं में आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे कि एनीमिया हो जाता है, यानी कि रक्त की कमी हो जाती है। रक्त की दोस्तों मात्रा में जब आयरन की कमी होगी तो क्या होगा दोस्तों? एनीमिया होगा। और यह दोस्तों प्रायः महिलाओं में देखा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। महिलाओं में प्रायः कमी पाई जाती है किसकी? तो दोस्तों आयरन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? दोस्तों बतानी है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे मुंबई में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मुंबई में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व ठहाका दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों बतानी है कि विश्व ठहाका दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। विश्व ठहाका दिवस प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस योगदान के लिए नहीं दिया जाता है? दोस्तों यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बतानी है कि नोबेल पुरस्कार इनमें से किस योगदान के लिए नहीं दिया जाता है, किस विषय में योगदान के लिए नहीं दिया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे कंप्यूटर विज्ञान। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। कंप्यूटर विज्ञान के दोस्तों कंप्यूटर विज्ञान में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। बाकी दोस्तों शांति में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी दिया जाता है और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाता है, लेकिन कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में योगदान के लिए नहीं दिया जाता है। तो हमारा ऑप्शन डी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। नोबेल पुरस्कार किस योगदान के लिए नहीं दिया जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर विज्ञान में योगदान के लिए नहीं दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला टायर पार्क किस राज्य में प्रस्तावित है? दोस्तों बतानी है कि भारत का पहला टायर पार्क किस राज्य में प्रस्तावित है? तो आप लोग याद रखेंगे पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। भारत का पहला टायर पार्क किस राज्य में प्रस्तावित है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी तरल में उपस्थित ठोस कणों का तलों में आकर बैठ जाना क्या कहलाता है? दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि किसी तरल में उपस्थित ठोस कणों का तलों में आकर के बैठ जाना उसे क्या कहा जाता है? तो उसे दोस्तों कहा जाता है अवसादन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अवसादन यानी कि दोस्तों सेडिमेंटेशन कहा जाता है। किसी तरल में उपस्थित ठोस कणों का तलों में आकर बैठ जाना उसे क्या कहा जाता है? तो अवसादन कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे सेडिमेंटेशन कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य केरल राज्य में 8 दिनों तक किया जाता है? दोस्तों बतानी है कि इनमें से कौन सा लोक नृत्य है जो केरल राज्यों में 8 दिनों तक लगातार किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे कृष्णाटम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। कृष्णाटम जो दोस्तों लोक नृत्य है केरल राज्य का है और इसे दोस्तों 8 दिनों तक किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आप लोग याद रखेंगे कृष्णाटम। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कालबेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? दोस्तों बतानी है कि कालबेलिया किस राज्य का एक फोल्क डांस है, लोक
नृत्य है? तो आप लोग याद रखेंगे राजस्थान। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। कालबेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो दोस्तों राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा कालबेलिया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर देंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।